हेलो स्टूडेंट्स, मैं रंजन वर्मा कृता कोचिंग इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। स्टूडेंट्स, जैसा कि हमारा ये प्रीवियस ईयर पेपर का सीरीज चल रहा है, ये आज चौथा चैप्टर है द्विघात समीकरण। इसके पहले के जितने हैं वो सब अपलोड कर दिए गए हैं, जा करके वीडियो के प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ पर भी जा करके देख सकते हैं। इसमें जितने भी क्वेश्चन हैं वो प्रीवियस ईयर पेपर 2019 से लेकर के 2023 तक शामिल किए गए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। द्विघात समीकरण का पहला क्वेश्चन लिखा है, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक याद कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 हो। उसी तरह से दूसरा क्वेश्चन है, दो क्रमागत धन पूर्णांक सम संख्याओं के वर्गों का योग 340 है, तो संख्याएं याद कीजिए। तो दोनों सेम है, बस इसमें है कि ये क्रमागत धनात्मक संख्याएं होनी चाहिए और इसमें है सम संख्याओं के वर्गों का योग दिया है, बस इतना अंतर है। इसमें क्रमागत संख्याएं हैं, इसमें सम संख्याएं हैं। तो पहले वाले को हम लगाएंगे। माना दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक एक को मानेंगे x और दूसरा x+1 हो जाएगा। अगर सम विषम होता तो x+2 कर देते हम। तो हम मानेंगे एक, और पहले मानेंगे x और दूसरा मानेंगे x+1, एक जोड़ेंगे केवल इसमें। अब कह रहा कि वर्गों का योग 365 हो, तो इनके वर्गों का योग हम करेंगे। लिखेंगे यहाँ प्रश्नानुसार, यहाँ लिखेंगे प्रश्नानुसार इनके वर्गों का योग। तो x का स्क्वायर प्लस x+1 का स्क्वायर, और वर्गों का योग कितना दिया है, ये दिया है 365। अब इसको सॉल्व कर लेंगे हम। x स्क्वायर प्लस ये प्लस b का होल स्क्वायर लगाएंगे तो आएगा ये स्क्वायर, यानी x स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 1 और प्लस 2ab, तो हो जाएगा 2x। 365 को बाईं ओर ले आएंगे तो आएगा -365 बराबर 0। x स्क्वायर हो जाएगा 2x स्क्वायर, ये -2x, और 365 में से 1 घटेगा तो -364 बराबर 0। 2 सभी में कट जाएगा, तो x स्क्वायर माइनस x माइनस 2 का नम 2 1 2 8 16 2 दूनी 4। अब 182 का गुणनखंड करेंगे कि घटाने पर 1 आए, तो 182 का हम गुणनखंड कर लेंगे। 2 9 18 2 का नम 2 3, इसमें हम 7 से काटेंगे, 7 का नम 7 2 9 7 त्रिक 21, तो 7 दूनी 14 और 13, 14 में से 13 घटेगा 1 आएगा। तो लिखेंगे x स्क्वायर, यहाँ पर माइनस है तो बड़े वाले पर हम कर देंगे माइनस, और 1 होना चाहिए हमारा प्लस, तो 13 को हम प्लस कर देंगे, और -182 बराबर 0, इसको कर देंगे बराबर 0। अब इन दोनों में x कॉमन है, तो यहाँ बचेगा x और माइनस ये बचेगा 14, इसमें प्लस 13 कॉमन हो जाएगा, तो यहाँ x 182 में से 13 कॉमन करेंगे तो आएगा ये 14 बचेगा। ये कॉमन करने के बाद दोनों ब्रैकेट में सेम मान बचने चाहिए। अगर सेम मान नहीं बच रहा है तो समझो कुछ इसमें गड़बड़ी है, मान सेम आना चाहिए। अब x -14 को कॉमन करेंगे हम, तो x -14 कॉमन होगा तो बचेगा x + 13 और बराबर 0। तो एक बार लिखेंगे x -14 बराबर 0, एक बार हो जाएगा x + 13 बराबर 0। तो x बराबर 14 चला जाएगा दाईं ओर तो +14, और x बराबर 13 जाएगा दाईं ओर तो -13। ये अमान्य है, निगेटिव में है, इस वाले मान को ले लेंगे हम प्लस वाले को। तो एक मान हमारा हो जाएगा 14 और दूसरा x+1, तो x+1 जब करेंगे तो आएगा ये 14 + 1 यानी कि 15। एक मान 14 और दूसरा मान 15, ये हमारा मान हो जाएगा, यही आंसर हो जाएगा। इसी तरह से दूसरे वाले को भी लगा सकते हैं। दूसरे वाले को हम सिर्फ मान ले रहे हैं, बस मान करके छोड़ दे रहे हैं, बाकी लगा लीजिएगा। लिखा दो क्रमागत धन पूर्णांक सम संख्या, इसमें क्रमागत सम रहेगा तो एक को मान लेंगे x और दूसरे को मान लेंगे x+2, और दोनों के वर्गों का योग वर्ग करके जोड़ देंगे और आना चाहिए 340। अब ये द्विघात समीकरण बना करके सॉल्व कर लेंगे, आराम से मान आ जाएगा। ये दूसरे वाले का दोनों सेम है, इसलिए हम सिर्फ एक ही बता रहे हैं बस। अगला देखेंगे। अब समीकरण x + 1/x बराबर 3 x इज नॉट इक्वल टू 0 के मूल ज्ञात कीजिए। यानी हमको इसमें मूल बताना है, यानी x का मान बताना है। कंडीशन दिया है कि x का मान 0 नहीं होना चाहिए, तो इसको हम सॉल्व करेंगे। ये हमारे पास समीकरण है x + 1/x बराबर 3। x को x से गुणा करेंगे तो आएगा x स्क्वायर और +1/x। हमने इसको एलसीएम ले लिया है बस। अब कहीं से गुणा करेंगे, क्रॉस गुणा, तो x स्क्वायर + 1 बराबर x का 3 से गुणा 3x, ये बाईं ओर आ जाएगा
तो एक्स स्क्वायर ये बाईं ओर आएगा तो -3x और +1 बराबर 0। ये इतना बन गया मान। अब ये गुणनखंड नहीं हो पाएगा, साधारण गुणनखंड नहीं हो पाएगा, इसलिए इसको हम करेंगे श्रीधराचार्य से। तो इसमें लगाएंगे श्रीधराचार्य सूत्र। श्रीधराचार्य सूत्र से अब श्रीधराचार्य के लिए हमको ये बी सी का मान लेना होगा। तो इसको जब तुलना कराएंगे ये एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से, तो यहाँ से हमको ये का मान मिलेगा 1 और बी का मान मिलेगा एक्स का गुणांक -3 और सी का मान मिलेगा 1। और श्रीधराचार्य का सूत्र होता है एक्स बराबर -b प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर -4ac बटे 2a। अब मान रख देंगे -b का मान है -3, तो यहाँ हो जाएगा -3 प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर यानी -3 का स्क्वायर और -4, ये की जगह पर हो जाएगा 1 और सी की जगह पर भी 1 बटे 2a यानी 2 गुणे 1। अब इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस माइनस प्लस ये 3 हो जाएगा प्लस माइनस रूट 3 का स्क्वायर 3 त्रिका 9 और माइनस 4 कर्नम 4 बटे 2। 3 प्लस माइनस 9 में से 4 घटेगा तो आएगा √5 बटे 2। ये हमारा इसका मान हो गया और यही हो गया मूल। अब इसमें दोनों मूलों को अगर अलग अलग करना चाहें तो ये प्लस माइनस से अलग कर सकते हैं। इसमें अल्फ़ा बराबर हो जाएगा 3 प्लस √5 बटे 2 और बीटा बराबर हो जाएगा यानी दूसरा मूल 3 माइनस √5 बटे 2। ये आंसर हो जाएंगे। ये तीसरा क्वेश्चन है हमारा। द्विघात समीकरण 4x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 5 = 0 का विविक्त कर ज्ञात कीजिए और फिर इसके मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। हमको इसका विविक्त कर निकालना है। विविक्त कर का मतलब होता है d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। इसके लिए हमको ये बी सी का मान चाहिए इस समीकरण का। तो लिखेंगे यहाँ समीकरण की तुलना या द्विघात समीकरण की तुलना ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी बराबर 0 से करने पर, इससे हम तुलना करेंगे। तो तुलना करेंगे तो ये का मान हमको मिलेगा 4 और b का मान मिलेगा -6 और c का मान मिलेगा 5। अब d के मान में रख देंगे, d बराबर बी स्क्वायर, b का मान है -6 का स्क्वायर -4 गुणे ये की जगह है 4 और c की जगह है 5। अब इसको हम सॉल्व करेंगे और तो -6 का स्क्वायर हो जाएगा 36 और -4 × 16 = 20। 36 में से 20 घटाएंगे तो आएगा 16। ये d का मान 16 आ गया। तो ये 0 के बराबर नहीं है और 0 के बराबर अगर नहीं है यानी कि 0 से ये बड़ा है, तो 0 से बड़ा होने का मतलब ये इसके मूल की प्रकृति, हमको इसके मूलों की प्रकृति बतानी है सिर्फ। तो 0 से अगर बड़ा है तो इसको कहेंगे कि ये वास्तविक, और बड़ा होने का मतलब असमान, यानी कि 0 के बराबर नहीं है, तो इसको लिखेंगे असमान। और ये 16 जो है ये पूर्ण वर्ग है, और अगर पूर्ण वर्ग है तो इसको कहेंगे कि ये परिमेय है। कोई भी अगर पूर्ण वर्ग आ जाए, जैसे 4 आ जाए, 25 आ जाए, 16 आ जाए, 1 आ जाए, तो इसको हम परिमेय कहेंगे। तो ये होगा इसका प्रकृति। अब अगले क्वेश्चन को देखेंगे हम, 4 नंबर को। ये 4 नंबर है। एक मोटर बोट जिसकी स्थिर जल में चाल 18 किलोमीटर प्रति घंटा है, 24 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल जाने में तथा वही दूरी धारा के अनुकूल वापस आने की अपेक्षा 1 घंटे अधिक लेती है। तो हमको धारा की चाल बतानी है। तो धारा की चाल को हम मान लेंगे, लिखेंगे यहाँ माना धारा की चाल, माना धारा की चाल बराबर x किलोमीटर प्रति घंटा। इसको हमने मान लिया। अगर आप मोटर बोट जिसकी स्थिर जल में चाल 18 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो इसमें धारा और चाल दोनों को बताना है हमको। तो पहले हम धारा की चाल हमने मान लिया और ये दिया है मोटर बोट की चाल 18 किलोमीटर प्रति घंटा। तो अब अनुकूल में लगाएंगे, फिर उसके बाद लगाएंगे प्रतिकूल में। तो यहाँ लिखेंगे अनुकूल स्थिति में। इसमें 2 स्थितियाँ हैं, अनुकूल स्थिति। तो अनुकूल स्थिति में क्या रहेगा? अनुकूल का मतलब होता है कि जिस तरफ धारा बह रहा है, यानी कि जिस तरफ पानी बह रहा है, अगर उसी तरफ नाव जाता है, यानी उसी दिशा में नाव जाता है, तो नाव का चाल और धारा का चाल ये दोनों जुड़ जाता है, क्योंकि ये नाव को धारा अपनी दिशा में बहाएगा और तेज़ी से स्पीड इसकी बढ़ा देगी। अगर धारा का चाल 5 है, नाव का चाल मान लो 10 है, तो दोनों जुड़ जाएगा। ये 10 5 15 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। तो सेम यहाँ भी वही कार्य होगा। अगर ये अनुकूल दिया है
तो इसमें नाव के चाल में यानी मोटर बोट की चाल में धारा के चाल जुड़ जाएगा। तो मोटर बोट का चाल है 18 किलोमीटर प्रति घंटा। तो सूत्र होता है चाल बराबर दूरी बटे समय, इसी का हम प्रयोग करेंगे। चाल बराबर दूरी बटा समय। तो इसमें चाल हो जाएगा 18 और प्लस धारा की चाल को भी जोड़ देंगे 18 प्लस x। दूरी दिया है 24 किलोमीटर। 24 किलोमीटर ये प्रतिकूल दिया है और ये अनुकूल, तो अनुकूल में भी वही रहेगा। तो पहले अनुकूल वाला हम लिखेंगे 24, दूरी वही रहेगा। समय को यहाँ लिख देंगे हम t1। तो t1 बराबर निकालेंगे जब, तो आएगा t1 बराबर 24 बटे 18 प्लस x। इसको मान लेंगे समीकरण नंबर फर्स्ट। अब दूसरा स्थिति लिखेंगे प्रतिकूल। यहाँ लिखेंगे प्रतिकूल स्थिति। प्रतिकूल स्थिति। अब प्रतिकूल स्थिति में क्या होगा, यहाँ दिया है कि 24 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल जाने में तथा वही दूरी धारा के अनुकूल वापस आने की अपेक्षा 1 घंटे अधिक समय लेती है। मतलब जब उल्टा वापस आएगा नाव, तब धारा अपनी चाल से नाव की चाल को रोकेगा, और जब नाव की चाल को कम कर देगा तो समय ज़्यादा लगेगा। तो पहले की अपेक्षा अब समय ज़्यादा लगेगा। तो यहाँ लिखेंगे हम चाल बराबर दूरी बटे समय। सूत्र वही रहेगा। तो चाल अब घट जाएगा, नाव की चाल घट जाएगा। इसमें नाव की चाल को कम कर देगा, लेकिन धारा माइनस करेंगे यहाँ, क्योंकि धारा का मान कम है। तो चाल दूरी है 24 और बटे समय। समय पहले लग रहा था t1 घंटा, या इसको मान सकते हैं कि t घंटा। इसको हम t घंटा कर दें। अगर समय पहले t घंटा लगेगा तो अब समय कितना होगा। अब कह रहा कि 1 घंटे अधिक लगेंगे, क्योंकि अब स्लो चल रहा है, क्योंकि विपरीत दिशा में आ रहा है। तो समय ज़्यादा लगेगा, t प्लस 1 घंटा। इस तरह से कर देंगे। तो इसको ले आएंगे बाईं ओर। तो ये आएगा t प्लस 1 बराबर 24 बटे 18 माइनस x। ये इतना मान हमारे पास आ गया। अब ये t यहाँ है और यहाँ पर भी t है। तो समीकरण फर्स्ट से t का मान लाकर यहाँ हम रख देंगे। तो यहाँ लिखेंगे समीकरण फर्स्ट से t का मान रखने पर, t का मान रखने पर, तो यहाँ रख देंगे t की जगह पर। तो ये बनेगा 24 बटे 18 प्लस x और प्लस 1 बराबर 24 बटे 18 माइनस x। ये इतना हमारे पास आ गया। तो इसको एलसीएम लेकर हल कर लेंगे, उसके बाद कहीं से गुणा कर देंगे। चाहे तो पहले पक्षांतर करके हल करें, दोनों तरीके हमारे पास हैं। तो इसको एलसीएम ले लें हम। तो 18 प्लस x का और 1 का एलसीएम हो जाएगा 18 प्लस x। इसको इससे भाग करेंगे तो 1 बचेगा, 1 का 24 से गुणा कर देंगे, और प्लस 18 प्लस x को 1 से गुणा करें, भाग करेंगे तो यही आएगा 18 प्लस x, और अंश में 1 से गुणा कर देंगे तो हो जाएगा 18 प्लस x बराबर 24 बटे 18 माइनस x। अब 18 में 24 जुड़ जाएगा, तो 8 4 12 और 2 1 3 1 4 42 प्लस x बटे 18 प्लस x और बराबर हो जाएगा 24 बटे 18 माइनस x। अब इसको हम कैसे गुणा कर देंगे, जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना मिलेगा मान हमको। तो पहले 24 का इससे गुणा करें, 24 का 18 से गुणा, 18 चौक 72, 7 आया, और 18 दूना 36, 36 और 7, 36 4 40 3 43, यानी 432, और प्लस x का 24 से गुणा, 24x बराबर। अब इसका गुणा इससे करेंगे तो 42 का 18 से गुणा, तो 18 दूना 36, 3 आया, 18 चौक 72, 72 और 3 ये हो जाएगा 75, 756। अब 42 को माइनस x से गुणा करेंगे तो आएगा माइनस 42x, और x को 18 से गुणा करेंगे तो आएगा ये प्लस 18x, और x का माइनस x से गुणा करेंगे तो आएगा माइनस x स्क्वायर। ये इतना मान हमको मिलेगा। अब इसको हम सॉल्व करेंगे। अब जब और सॉल्व करेंगे मान हम, तो कितना हमको मिलेगा, तो इसमें सभी मानों को बाईं ओर ले आएंगे अब हम। तो ये हो जाएगा 432 प्लस 24x, और ये इधर आएगा तो आएगा माइनस 756, 42x बाईं ओर आएगा तो प्लस 42x, 18x आएगा तो माइनस 18x, और ये इधर आएगा तो हो जाएगा प्लस x स्क्वायर बराबर 0। तो 2 घात है, इसको पहले लिखेंगे हम क्योंकि हमें द्विघात बनाना है। अब दूसरा x वाला प्लस 24x और प्लस 42x, तो 24 42 हो गया 66, और 66 में से 18 घटेगा तो 16 में से 8 गया 8, और 5 में से 1 गया 4, प्लस वाला बड़ा है तो प्लस 48x।
अब अचर पद इसमें बचा 432 और ये 756, अब वो भी किस में है मान, ये मान है माइनस में, तो 6 में से 2 घटेगा 4, अब 5 में से 3 घटेगा 2 और 7 में से 4 घटेगा 3, -324 बराबर 0। अब ये 324 माइनस में है, तो 324 का गुणनखंड करेंगे कि घटाने पर 48 आ जाए, तो हम 324 का गुणनखंड करेंगे। अब 2 का नम 2 1 3, 2 6 12, 2 दूनी 4, 2 8 16, 2 का नम 2। अभी और गुणनखंड करेंगे 3 से, तो 27 आएगा ये, और गुणनखंड करेंगे तो 3 9 27। तो इसमें हम सेट करेंगे 2 3 6, 6 3 18, 18 3 54, एक बनेगा 54 और दूसरा बनेगा 3 दूनी 6, 54 6 का गुणा करेंगे 324 और 54 में से 6 घटाएंगे तो आएगा 48, तो 54 और 6 के रूप में आया ये, तो इसको हम लिख देंगे। अब तो इसमें एक्स स्क्वायर और प्लस में है तो बड़े वाले को प्लस कर देंगे, तो यहाँ लिखेंगे 54x और -6x, 54 में से 6 घटाएंगे 48 और गुणा करेंगे तो -324 बराबर 0। एक्स स्क्वायर यानी एक्स कामन हो जाएगा इसमें, तो एक्स प्लस 54, इसमें -6 कामन करेंगे तो एक्स प्लस 54 बराबर 0। अब एक्स प्लस 54 कामन करेंगे तो बचेगा एक्स -6 बराबर 0, तो एक्स बराबर हो जाएगा -54 और ये एक्स बराबर हो जाएगा 6। तो प्लस वाली वैल्यू मान है इसमें, यानी कि धारा की चाल 6 किलोमीटर प्रति घंटा आया, धारा की चाल 6 किलोमीटर प्रति घंटा, अतः धारा की चाल 6 किलोमीटर प्रति घंटा है। ये 5वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित समीकरण को हल कीजिए। इसमें 2x - 1 बटे x प्लस 3 और ये x प्लस 3 बटे 2x - 1, तो देखा जाए तो ये दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं। अगर हम इसको मान लें y, क्योंकि ऐसे नहीं हल होगा ये, हमको इसे द्विघात समीकरण पहले बनाना होगा, तो इसको अगर हम मान लें y, तो ये क्या बन जाएगा, इसको देखा जाए तो ये पलट के लिखा हुआ है ये वाला, तो ये जो लिखा है x प्लस 3 बटे 2x - 1, ये बन जाएगा 1 बटे y, क्योंकि ये उल्टा लिखा हुआ है तो उल्टा लिखेगा तो 1 बटे y बन जाएगा। तो इस मान को इसमें रख देंगे, यहाँ लिख देंगे माना, अब इस मान को रख देंगे तो ये बनेगा 2y - 3 गुणे 1 बटे y बराबर 5। अब इसी को सॉल्व करेंगे हम, एलसीएम लेंगे तो आएगा 2y स्क्वायर -3 और बराबर ये हो जाएगा 5y, y जाकर गुणा हो जाएगा, 5y को बाईं ओर लाएंगे, 2y स्क्वायर -5y और -3 बराबर 0। 2 3 का गुणा करेंगे, 2 3 6 और 6 का गुणनखंड करेंगे, घटाने पर 5 आए, तो 2y स्क्वायर ये बनेगा 6 का नम 6, 6 में से गया 5, लेकिन माइनस यहाँ पर है तो बड़े वाले पर माइनस, तो -6y और प्लस y -3 बराबर 0। इसमें 2y कामन हो जाएगा तो बचेगा y -2 3 6 3 बचेगा, इसमें 1 कामन करेंगे तो y -3 बराबर 0। अब यहाँ से y -3 कामन हो जाएगा तो आ जाएगा 2y + 1, ये 0 हो गया बराबर। यहाँ से y -3 बराबर 0 और 2y + 1 बराबर 0, तो 3 को दाहिने ओर भेजेंगे तो आएगा y बराबर 3 और 2y बराबर 1 को दाहिने ओर भेजेंगे तो -1 और y बराबर लिखेंगे तो -1 बटे 2। अब y बराबर 3 है, लेकिन हमने y का मान ये माना हुआ है, तो लिखेंगे यहाँ चूँकि 2x - 1 बटे x प्लस 3 बराबर y हमने माना है और y का मान आया है 3, कहीं से गुणा कर देंगे, तो 3 का x से गुणा करेंगे 3x, 3 त्रिक का 9, 1 का इससे गुणा करेंगे तो आएगा 2x - 1, x को बाईं ओर ले आएंगे तो 3x - 2x बराबर -1, 9 को भेज देंगे दाईं ओर, तो 3x में से 2x घटेगा तो आएगा x और -9 -1 ये हो जाएगा -10, x का मान यहाँ से 1 मिल गया। अब यहाँ भी मान रखेंगे हम, तो ये है 2x - 1 बटे x प्लस 3 बराबर y और y का मान है -1 बटे 2, इसको भी कहीं से गुणा कर देंगे, तो इसको गुणा करेंगे तो -x और -3 बराबर 2 का इससे गुणा करेंगे 2 दूनी 4x -2, x वाले को बाईं ओर ले आएंगे तो -x -4x बराबर -2, इस -3 को दाईं भेज देंगे तो +3 हो जाएगा, ये दोनों जुड़ जाएंगे तो हो जाएगा -5x, ये घटेगा तो आएगा 1, यानी x बराबर आ गया -1 बटे, ये 2 मान हमारे मिल गए, यही दोनों हो जाएंगे आंसर इसके। लिखा है पुनीता की 2 वर्ष पूर्व की आयु और अब से 4 वर्ष बाद की आयु का गुणनफल उसकी वर्तमान आयु के दोगुने से 1 वर्ष अधिक है, उसकी वर्तमान आयु याद कीजिए। तो जो पूछ रहा है उसी को मानेंगे, लिखेंगे माना
पुनीता की वर्तमान आयु, माना पुनीता की वर्तमान आयु इसको मान लेंगे x वर्ष बराबर x वर्ष। अब इसमें पुनीता की 2 वर्ष पूर्व, तो ये भी मानेंगे हम, यहाँ लिखेंगे पुनीता की 2 वर्ष पूर्व, 2 वर्ष पूर्व आयु। तो 2 वर्ष पूर्व का मतलब अगर इस समय x वर्ष है तो इसमें से x घट जाएगा, 2 घट जाएगा इसमें, क्योंकि 2 वर्ष पूर्व है तो 2 इसमें घट जाएगा। अब से 4 वर्ष बाद, अब 4 साल जोड़ देंगे, लिखेंगे पुनीता की 4 वर्ष बाद आयु, चार वर्ष बाद आयु, इसमें 4 जुड़ जाएगा, x + 4 वर्ष, ये हमारा मान हो गया। अब इसमें लिखेंगे प्रश्नानुसार, जो इसमें कह रहा है उसको लिखेंगे हम प्रश्नानुसार। अब क्वेश्चन के अनुसार कार्य करेंगे हम। प्रश्न में लिखा हुआ है कि पुनीता की 2 वर्ष पूर्व की आयु मतलब x - 2 और अब से 4 वर्ष बाद की आयु का गुणनफल, तो 4 वर्ष बाद माने x + 4 और ये दोनों का गुणनफल, उसकी वर्तमान आयु के, वर्तमान आयु कितना है x के दोगुने, इसका 2 करेंगे से 1 वर्ष अधिक है, इसमें 1 वर्ष जोड़ देंगे। बस ये समीकरण हमारा तैयार हो गया। अब इसी को सॉल्व करेंगे, x को x से गुणा करेंगे तो x², x का 4 से गुणा करेंगे तो 4x, -2 को x से गुणा करेंगे -2x, -2 को 4 से गुणा करेंगे तो -4 दूनी 8, ये 2x है, बाईं ओर आएगा तो -2x, ये 1 को बाईं ओर लाएंगे तो -1 बराबर 0, तो x² -4x, ये +4x है, -2x -2x, तो -2 -4 और +4 ये कट जाएगा, ये पूरा कट जाएगा, तो -8 और -1 ये बन जाएगा -9 बराबर 0, तो इसमें x² बराबर हो जाएगा 9, तो x बराबर हो जाएगा 9 का वर्गमूल 3, x का मान 3 आ गया। यानी जो पुनीता की वर्तमान आयु है वो 3 वर्ष है। लिखेंगे पुनीता, अतः पुनीता की वर्तमान आयु बराबर 3 वर्ष है, ये आंसर हो जाएगा। 7वां नंबर ये है, निम्नलिखित समीकरण को हल कीजिए। तो ये भी जैसे पहले क्वेश्चन हल किए थे सेम वही तरीका, x और x - 2 का एलसीएम लेंगे हम, तो आएगा x और x - 2, इस पूरे को x से भाग देंगे तो बचेगा x - 2 और 1 से गुणा हो जाएगा तो x - 2, इस पूरे को x - 2 से भाग देंगे तो बचेगा x का 1 से गुणा x बराबर 3, x कट गया तो आया -2 बटे, इसको गुणा करेंगे तो x² - 2x और बराबर 3, कहीं से गुणा कर देंगे तो x² का 3 से गुणा 3x² और -3 दूनी 6x, 1 का -2 से गुणा करेंगे -2, बाईं ओर ले आएंगे तो 3x² - 6x और +2 बराबर 0। अब 3 और 2 का गुणा करेंगे तो 3 दूनी 6 और 6 का गुणनखंड करेंगे कि जोड़ने पर 6 आए, तो ये ऐसा नहीं बन पाएगा कि गुणा करने पर गुणनखंड करने पर 6 आ जाए। तो इसमें हमको क्या करना होगा, इसमें हमको लगाना होगा श्रीधराचार्य, क्योंकि गुणनखंड नहीं हो रहा है, तो इसमें श्रीधराचार्य का सूत्र प्रयोग होगा। लिखेंगे श्रीधराचार्य सूत्र से, श्रीधराचार्य सूत्र x बराबर -b, b का मान है -6 + √b² मतलब -6 का स्क्वायर और -4ac, ये की जगह है 3 और c की जगह है 2 बटे 2a, तो 2 गुणे ये की जगह 3। अब इसी को सॉल्व करेंगे, -+6, ये -6 का स्क्वायर हो जाएगा 36 और 4 × 12 = 24, तो हो जाएगा -24 बटे 3 दूनी 6, 6 ± 36 में से 24 घटा देंगे तो 6 में से 4 गया 2, 3 में से 2 गया 1, 12 बटे 6, तो 6 ± 12 का वर्गमूल निकालेंगे तो 4 × 12 और 4 का वर्गमूल हो जाएगा 2 √3 बटे 6, 2 कामन हो जाएगा, 2 कामन करेंगे तो 2 × 6 और ± ये 2 निकल जाएगा, √3 बचेगा बटे 6 आ जाएगा, काट देंगे तो ये हमको x का मान मिल गया 3 ± √3 बटे 3, ये हमको मान मिल गया x का। अब इसमें दोनों मूल को अलग कर सकते हैं हम, तो एक मान हमको मिलेगा इसमें से x
3+√3/3 और दूसरा मिलेगा 3-√3/3। यही आंसर हो जाएगा। ये दोनों इसके मूल हैं। ये 8वां क्वेश्चन है, थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन है 8वां। ये लिखा हुआ है कि 300 किलोमीटर दूरी यात्रा करने में एक व्यक्ति 60 किलोमीटर रेलगाड़ी द्वारा और शेष दूरी बस द्वारा तय करता है, तो कुल 4 घंटे लगते हैं। यदि वहाँ 100 किलोमीटर रेलगाड़ी से और शेष दूरी बस से तय करता है तो 10 मिनट अधिक लगते हैं। रेलगाड़ी और बस की क्रमशः चाल ज्ञात कीजिए। तो हमको इन दोनों को पहले मानना होगा। देखेंगे, माना रेलगाड़ी की चाल, माना रेलगाड़ी की चाल बराबर x किलोमीटर प्रति घंटा तथा बस की चाल, इन दोनों को पहले मानना पड़ेगा हमको, तथा बस की चाल बराबर y किलोमीटर प्रति घंटा। ये दोनों मान हो गए हमारे, हमने मान लिया। अब इसमें करा कि 300 किलोमीटर की दूरी है, तो पहले हम दूरी ले लेंगे 300 किलोमीटर। समीकरण ही बनाना होगा पहले हमको, तो पहले लेंगे 300 किलोमीटर की दूरी। इसको मान लेंगे कि ये 300 किलोमीटर की दूरी है, ये और बी, ये 300 किलोमीटर की दूरी हो गई। पहले जब फिगर बना लेंगे तो समझ में आसानी से आ जाएगा कि कैसे लगेगा। लिखा एक व्यक्ति 60 किलोमीटर रेलगाड़ी द्वारा तय करता है, तो मान लो कि यहाँ तक ये 60 किलोमीटर हो गया, ये यहाँ तक है, ये 60 किलोमीटर, और ये वाली दूरी वो रेलगाड़ी द्वारा तय करता है। इसको यहाँ लिख देंगे रेलगाड़ी द्वारा, यहाँ लिख दे रहे हैं शॉर्टकट में ट्रेन। ये ट्रेन से 60 किलोमीटर तय करता है, तो 300 में से अगर 60 घटा देंगे तो ये बचेगा 240 किलोमीटर। तो ये जो बाकी जो बच गया दूरी, ये किससे तय करेगा? ये तय करेगा बस द्वारा। शेष दूरी बस द्वारा तय करता है, तो इसको कुल 4 घंटे समय लग जाते हैं। यानी यहाँ ए से लेकर के बी तक पहुँचने में इसको 4 घंटे लग जाते हैं, मतलब टोटल समय लग जाते हैं 4 घंटे। तो निश्चित है कि अलग अलग कुछ ना कुछ समय लगे होंगे, अलग अलग हम समय मान लेंगे। मानेंगे कि ये समय T1 लगा है और इसमें समय लगा T2, और दोनों को जोड़ करके उसको लगे हैं टोटल 4 घंटे। ये हमारा हो गया पहला कंप्लीट फिगर। अब इसमें एक एक के लिए लगाएंगे सूत्र हम, पहले ट्रेन के लिए यानी रेलगाड़ी के लिए, उसके बाद बस के लिए। तो यहाँ लिखेंगे रेलगाड़ी के लिए, पहले रेलगाड़ी के लिए। इसमें टोटल 2 स्टेप होगा, ये पहला स्टेप है। लिखेंगे यहाँ रेलगाड़ी के लिए, ये स्टेप फर्स्ट है तो इसको मैं इसे फर्स्ट लिख दे रहे हैं। रेलगाड़ी के लिए सूत्र वही होता है, चाल बराबर दूरी बटे समय। सूत्र चाल बराबर दूरी बटे समय, इसी सूत्र का प्रयोग होगा पूरा। तो रेलगाड़ी का चाल हमने माना है x किलोमीटर प्रति घंटा, तो x बराबर दूरी कितना है? दूरी हमारे पास रेलगाड़ी के लिए है 60 किलोमीटर, क्योंकि ये 60 किलोमीटर दूरी तय किया है। समय को लिख देंगे T1, क्योंकि हमने यहाँ T1 माना है, तो T1 को लाएंगे बाईं ओर, तो यहाँ आ जाएगा 60/x। अब उसी तरह से लिखेंगे बस के लिए, यहाँ लिखेंगे बस के लिए, बस से कितना दूरी तय किया, कितना समय लगा। तो बस के लिए भी सूत्र वही रहेगा, चाल बराबर दूरी बटे समय। तो बस का चाल है y, दूरी तय किया 240 किलोमीटर, तो लिखेंगे 240 बटे समय लगा है, यहाँ पर हमने मान लिया है T2, तो यहाँ लिखेंगे T2। तो T2 बाईं ओर आएगा, तो ये बनेगा 240/y। अब हमको जैसा कि पता है, हमने यहाँ पर माना है कि T1 + T2 दोनों समय मिला करके और दिया हुआ है कितना? 4 घंटे। तो लिखेंगे T1 + T2 बराबर 4 घंटे। लिखेंगे चूँकि T1 + T2 बराबर 4 घंटे, तो T1 का मान हमारे पास है 60/x और T2 का मान हमारे पास है 240/y, और टोटल हो जाएगा यहाँ 4। ये इतना मान हमारे पास है। अब इसको चाहो तो तोड़ भी सकते हैं ना, ऐसे रहने देंगे, अभी ज़रूरत पड़ेगा तो तोड़ेंगे। तो ये हो जाएगा समीकरण फर्स्ट। इसी तरह से दूसरा स्टेप, अगला स्टेप है कि यदि वहाँ 100 किलोमीटर रेलगाड़ी से और शेष दूरी बस से तय करे, तो अगला फिगर बनाएंगे हम। ये मानेंगे कि टोटल दूरी है 300 किलोमीटर, ये 300 किलोमीटर टोटल दूरी दिया हुआ है, ये हमारा ये है, यहाँ पर है P। तो इसमें कह रहा है कि मान लें कि ट्रेन से 100 किलोमीटर दूरी जाता है, तो ये 100 किलोमीटर गया ट्रेन द्वारा, ये इसका हो गया ट्रेन वाला भाग। और शेष दूरी बस से तय करता है, तो शेष दूरी बच गया 200 किलोमीटर।
तो इसको ये बस द्वारा तय करेगा, यहाँ लिख देंगे बस, ये बस द्वारा तय करेगा शेष दूरी। तो समय दोनों का हमको अलग अलग एक में पता है, अलग अलग नहीं पता है, तो अलग अलग मान लेंगे T3 और T4, क्योंकि T1 T2 हम मान चुके हैं। और दोनों समय मिलाकर इसमें कह रहा है कि इसमें कह रहा है कि 10 मिनट अधिक लगते हैं, यहाँ लिखा है 10 मिनट अधिक। तो पहले 4 घंटे लगे थे, अब 4 घंटे 10 मिनट लगेंगे। तो यहाँ लिखेंगे 4 घंटे और 10 मिनट, मिनट को घंटे में चेंज करेंगे तो 60 से भाग हो जाएगा, 0 0 कट गया, तो यह आएगा 6 चौक 24 1 25, ये 25/6 घंटे। इसका मान मिलेगा T1 प्लस T3 प्लस T4 का मान, ये मान मिल जाएगा हमको। अभी ये मान ज़रूरत पड़ेगा। अब यहाँ लिखेंगे पहले, ये दूसरा स्टेप है, लिखेंगे पहले रेलगाड़ी के लिए, रेलगाड़ी के लिए तो वही प्रक्रिया फिर, चाल बराबर दूरी बटे समय। तो रेलगाड़ी का चाल है x, रेलगाड़ी से तय किया 100 किलोमीटर, तो 100 लिखेंगे। समय हमने माना है T3 को बाईं ओर लाएंगे तो T3 बराबर हो जाएगा 100/x। उसी तरह से बस के लिए, उसने बस से कितना दूरी तय किया, कितना समय लगा, तो इसमें लिखेंगे चाल बराबर दूरी बटे समय। चाल है y, दूरी तय किया है 200 किलोमीटर और समय लगा है T4, तो T4 बराबर हो जाएगा, T4 बराबर होगा 200/y। हमको पता है कि दोनों समय मिला करके 25/6 घंटे लगे हैं, तो यहाँ लिख देंगे चूँकि T3 प्लस T4 बराबर 25/6 घंटे। तो T3 का मान है 100/x और T4 का मान है 200/y और बराबर 25/6। ये समीकरण नंबर 2 बन गया। तो इस समीकरण को अगर हम 25 से भाग दे दें अंश को, तो यहाँ पर जो समीकरण है उससे आसानी से हल हो जाएगा। ये 240 है, अगर यहाँ 25 से भाग दे दें तो 8 बनेगा, तो 30 से गुणा कर देंगे। फिर नहीं, 25 से भाग करके 30 से गुणा कर दे तो आराम से आ जाएगा। तो इसको हम 25 से काट दे डायरेक्ट, तो 25 से काटेंगे तो 25 का नंबर 25, 25 अट्ठे 200, ये 25 चौका 100, तो ये बनेगा 4/x अब प्लस 8/y और बराबर 1/6। इसको मान लें समीकरण 2, ये हो जाएगा समीकरण 2। यानी कि यहाँ अगर हम 30 से गुणा कर दें सेकंड में तो आराम से y का मान कट जाएगा। तो लिखेंगे यहाँ समीकरण सेकंड में 30 से गुणा करके 30 से गुणा करके समीकरण फर्स्ट घटाने पर, तो समीकरण सेकंड में हम 30 से गुणा कर देंगे तो मान कितना मिलेगा हमको, ये 4 × 12, ये मिलेगा 120/x और प्लस 8 × 24, ये 240/y और बराबर 30 से गुणा होगा तो 30/6। और समीकरण फर्स्ट हमारा कितना है 60/x प्लस 240/y, ये 60/x और प्लस 240/y और बराबर हमारे पास मान है 4, तो यहाँ लिख देंगे 4। अब इसको हटा देंगे हम, तो ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। तो जो प्लस माइनस वाला है सेम वैल्यू वो तो कट जाएगा, ये दोनों मान तो कट जाएंगे। और 120/x में से 60/x घटेगा, तो यहाँ लिखेंगे 120/x, इसमें से घटेगा 60/x बराबर, ये कट जाएगा 6 पंचे 30, तो ये बचेगा 5 और 5 में से 4 घटेगा, हर बराबर है तो अंश घट जाएगा, 120 - 60 बराबर 1 घटेगा, तो आएगा 60/x बराबर 1। कहीं से गुणा करेंगे तो x का मान आ गया 60। अब x का मान समीकरण फर्स्ट में रख देंगे या फिर सेकंड में भी रख सकते हैं हम, तो सेकंड में ही रख दें। x का मान समीकरण सेकंड में रखने पर, तो समीकरण सेकंड में रखेंगे तो आएगा 4/60 और प्लस 8/y बराबर 1/6। तो ये 8/y बराबर 1/6 माइनस ये 4/60 है, तो इसको यहाँ लिख देंगे 4/60। एलसीएम ले लेंगे तो एलसीएम आएगा 60, 60 को 6 से भाग करेंगे 10, 10 का नम 10 माइनस 60 को 60 से भाग करेंगे 1, 1 का 4 से गुणा हो जाएगा, तो ये 8/y ऐसे रहेगा भी।
तो 8/y बराबर 4 में से 6, 10 में से 4 घटेगा तो आएगा 6/60। काट देंगे इसको, 6 2 60। अब कहीं से गुणा कर देंगे तो y बराबर आ जाएगा 10/80। तो ये हमको दोनों चाल मिल गया, चाल बस का भी चाल मिल गया और रेलगाड़ी का भी चाल मिल गया। तो ये रेलगाड़ी का जो चाल होगा, ट्रेन का चाल यानी x 60 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा, और बस का चाल ये हमको मिल गया 80 किलोमीटर प्रति घंटा। यही आंसर हो जाएगा हमारा।